16 मई 2014 से 16 मई 2026 सियासत की नजर से देखेंगे तो इन 12 सालों में एक पूरा युग बदल गया। इकोनॉमी की नजर से देखें तो भी जमीन और आसमान का अंतर आ गया। फॉरेन पॉलिसी की नजर से देखें तो इन 12 वर्षों में पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया है। नरेंद्र मोदी के शासन को हर कोई अपने तरीके से डिफाइन करता है। अपने शासन के 12 साल को मोदी ने आज खुद कैसे डिफाइन किया, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। आज 16 मई है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। सोलह मई ये तारीख राहुल गांधी को सपने में डराती है। 16 मई ये तारीख अखिलेश और ममता को भी बहुत सताती है। लालू, तेजस्वी, ठाकरे, पवार, स्टालिन और केजरीवाल 16 मई इन सबको रुलाती है। 16 मई को युग परिवर्तन हुआ था। 16 मई को गठबंधन की सरकार का जमाना खत्म हुआ था। 16 मई को भ्रष्टाचार हारा था। 16 मई को कांग्रेस मुक्त भारत की नींव पड़ी थी। 16 मई को तुष्टीकरण की हार हुई थी। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे। ये 12 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब 16 मई 2014 को जीत के बाद वडोदरा में नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा था। 12 साल बाद राहुल गांधी की कांग्रेस बैलगाड़ी पर आ गई है। 12 साल बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी साइकिल पर मोटरसाइकिल लादकर प्रोटेस्ट कर रही है। 12 साल बाद लेफ्ट अब किसी भी राज्य में सरकार नहीं चला रही। लेफ्ट सड़क पर उतरकर जिंदा होने का सबूत दिखा रही है। 12 साल बाद तृणमूल कांग्रेस डायमंड हार्बर के अपने ही गढ़ में छिपती फिर रही है। सोलह मई 2014 से 16 मई 2026 इन 12 वर्षों में हिंदुस्तान ने लंबा सफर तय किया है। इन 12 वर्षों में देश की सियासत बदल गई, सियासत के मुद्दे बदल गए, राजनीति का तरीका बदल गया। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। धार की भोजशाला में पूजा होने लगी। इन 12 वर्षों में पॉलिटिकल मैप का कलर भी बदल गया। पिछले 12 वर्षों में शासन की व्यवस्था बदल गई। बैंकिंग का सिस्टम बदल गया। 60 करोड़ गरीबों का खाता खुल गया। वाईफाई और यूपीआई का जमाना आ गया। गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछ गया। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का जज्बा आ गया। इन 12 वर्षों में ही भारत चांद तक पहुंच गया। लेकिन इन 12 वर्षों में कांग्रेस बैलगाड़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। आज 16 मई है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में सोलह मई 2014 कुछ खास हुआ था।
2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। 12 साल 144 महीने 4,383 दिन 1,05,192 घंटे से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। 12 साल 7 महीने 15 दिन कुल मिलाकर 4,610 दिन 1,10,640 घंटे तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। सरकार के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी के पास जितना तजुर्बा है, इतना तजुर्बा दुनिया के कुछ ही नेताओं के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी को हुकूमत करने का हक विरासत में नहीं मिला, मोदी ने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और उनको देश की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठाया। जनता जनार्दन का इतना प्यार मिलेगा, ये तो कल्पना में भी नहीं था। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवाकाल। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देश का ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे अपने जीवन का पल पल देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चैंपियन हैं। फरवरी 2002 में मोदी राजकोट उपचुनाव में 57% वोट के साथ जीतकर पहली बार एमएलए बने। दिसंबर 2002 में मणिनगर सीट से 74% वोट के साथ मोदी एमएलए का दूसरा चुनाव जीते। दिसंबर 2007 में मोदी मणिनगर से 70% वोट के साथ जीते। दिसंबर 2012 में मणिनगर ने मोदी को 75% वोट के साथ जिताया। संसदीय चुनाव में मोदी का रिकॉर्ड और शानदार है। 2014 में वाराणसी सीट से मोदी 57% वोट से जीते। 2014 में मोदी वडोदरा सीट से 73% वोट से जीते। 2019 के चुनाव में वाराणसी के लोगों ने मोदी को 64% वोट देकर जिताया और 2024 में वाराणसी ने तीसरी बार मोदी को 54% वोट से जिताया। चुनावी स्कोर कार्ड पर मोदी का अपना स्कोर 8-0 का है। लीडर के तौर पर संसदीय चुनाव में मोदी का स्कोर 3-0 का है। राज्यों के चुनाव में मोदी बीजेपी को 50 से अधिक चुनाव जितवा चुके हैं। बंगाल मोदी की कामयाबी का सबसे नया चैप्टर है। जो मोदी से हारे हैं वो अफवाहों के सहारे हैं।
नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। मोदी भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और बिजनेस सिक्योरिटी इंश्योर करने गए हैं। पहले यूएई, फिर नीदरलैंड्स। मोदी की प्रायोरिटी देश की जरूरत के हिसाब से डिसाइड हो रही है। युद्ध काल में यूएई की यात्रा करके मोदी ने देश के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में बहुत बड़ी डील साइन करा ली है। बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा। अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया। आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। मोदी विदेश में है, इधर विरोधियों ने मोदी विरोध का नया टूल किट चालू किया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, तो विरोधी दलों ने पैनिक क्रिएट करने का नया खेल शुरू कर दिया। ओडिशा में रातों रात ऐसी अफवाह फैलाई गई कि पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई। क्या कार और क्या बाइक, हर कोई तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर चला आया। हालत यह हो गई कि ट्रैफिक जाम लग गया। भुवनेश्वर के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तेल खत्म ना हो जाए, इससे बचने के लिए कुछ पेट्रोल पंप वालों ने 200 रुपए की लिमिट लगा दी। इससे अफवाह और तेजी से फैली। सरकार पहले ही कह चुकी है कि देश में पेट्रोल, डीजल या गैस का तत्काल कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील पर मंत्री और मुख्यमंत्री अपने काफिले की साइज छोटी कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां चलाई। देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री कार छोड़कर बाइक पर आ गए। दिल्ली सरकार ने 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है। राज्य के मंत्री कार पूल कर रहे हैं। मगर मोदी के विरोधी पैनिक फैला रहे हैं। वो पेट्रोल और डीजल के संकट वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इसके लीडर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जब ये लिखते हैं कि वसूली किश्तों में की जाएगी, तो इसका मतलब पब्लिक को यह मैसेज देना होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं। राहुल के इसी मैसेज से कंफ्यूजन फैला है। नेता प्रतिपक्ष ने यह मैसेज तब किया जब मोदी विदेश में है। नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 2 दिन तेल बचाने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की। इसके बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने सोना पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। गोल्ड इंपोर्टर के लिए 100 किलो गोल्ड की लिमिट तय कर दी गई। ज्वेलरी एक्सपोर्टर के लिए मिनिमम 50% एक्सपोर्ट की शर्त लगा दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 122 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। इस दौरान भारत ने करीब 72 अरब डॉलर का सोना विदेश से मंगाया। युद्ध से क्रूड और गोल्ड दोनों महंगा हुआ, जिससे इस साल इंपोर्ट बिल 1.5 गुना तक होने का अंदेशा है। मोदी के विरोधी कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री को मुश्किल वक्त का पता था, तो भी उन्होंने बंगाल चुनाव हो जाने का इंतजार क्यों किया। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान ही दूसरे देशों ने अपने अपने यहां तेल बचाने के उपाय किए, मोदी ने देरी क्यों की। इन सवालों का जवाब मोदी की यूएई यात्रा में है। 12 साल में 8वीं बार मोदी यूएई यूं ही नहीं गए। मोदी ने यूएई से कई अहम समझौते किए हैं।
यूएई सऊदी अरब के नियंत्रण वाले ओपेक से बाहर निकल गया है। यूएई अब तेल और गैस का स्वतंत्र खिलाड़ी बन गया है। यूएई का फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी में है। फुजैरा पोर्ट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का असर नहीं है। यूएई का एडनॉक भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 3 करोड़ बैरल का योगदान देगा। भारत में तेल का संकट नहीं है। भारत में फिलहाल गैस का भी संकट नहीं है। सप्लाई लाइन सुधार ली गई है। संकट भुगतान का है, वो भी आज नहीं, आगे का है। गोल्ड और क्रूड का इंपोर्ट बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ी है। इससे भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। इसी हफ्ते $1 का भाव 96 रुपए तक पहुंच गया। ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों की माली हालत बिगड़ी है। यूएई और सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय अब तक खूब डॉलर भेजते रहे। युद्ध के बाद बदले हालात में डॉलर में रेमिटेंस कम होने का संकट है। नरेंद्र मोदी ने यह सब सोचने के बाद ही पेट्रोल, डीजल और गोल्ड के इंपोर्ट का बोझ कम करने की बात की, मगर विरोधियों ने यह सब समझे बिना मोदी का मजाक उड़ा दिया। राहुल गांधी पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी से बार बार चुनाव हार रहे हैं, फिर भी वो मोदी को समझ नहीं पा रहे। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। साथियों, हमें गर्व होता है, हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। भारत में 90 करोड़ से 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पॉलिटिक्स की बातें ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो किसी फल का नाम लें तो उसमें भी पॉलिटिक्स होती है। मोदी किसी फूल का नाम लें तो उसमें भी पॉलिटिक्स दिख जाती है। नीदरलैंड के दी हेग में यही हुआ। नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहां के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है।
साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। चुनाव में नरेंद्र मोदी का सारा जोर कमल पर रहता है। नीदरलैंड्स में मोदी ने कमल का नाम ले लिया, इससे भी शत्रुओं को मिर्ची लगनी तय है।